अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलीशा सलीम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं बजट 2026-27 की खुसूसी ट्रांसमिशन। आपको ये बताते चलें कि एफबीआर महसूलात का हदफ 15,264 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। इस तमाम तर बजट की जो सूरत हाल है, इस पर हमें ज्वाइन किया है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत चौधरी अकमल साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, अभी थोड़ी देर पहले बजट पेश किया गया वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की जानिब से। आपने भी सुना होगा। कैसे देख रहे हैं आप इस बजट को? अवाम दोस्त बजट है, ये रिलीफ दिया जा रहा है? देखें, जितनी पिछले 3-4 साल में आवाम के ऊपर जो है वो टैक्सेस का बोझ डाल दिया गया था, या जो पावर टैरिफ में इजाफा कर दिया गया था, महंगाई में ऑलरेडी इतना इजाफा हो चुका है। उसके बाद आवाम बेसिकली तवक्को कर रही थी कि सब्सिडी मिलेगी, खास तौर पे जो हमारे सैलरी टैक्स पेयर्स हैं। हम्म। तो देखा मैं बजट आम आदमी के लिए, मेरा नहीं ख्याल है इसमें कोई चीज़ है। अभी मेरे प्रोग्राम में बात हो रही थी तो वो कह रहे थे नहीं जी, सैलरी टैक्स पेयर को तो रिलीफ दिया है, नो डाउट सैलरी टैक्स पेयर को रिलीफ दिया है, लेकिन वो 22 लाख सालाना से जिसकी ज्यादा इनकम है उनको रिलीफ दिया गया है। तो एक ऐसा मुल्क जहाँ पे 8,500 रुपये महीना, या मतलब आप समझिए लाख रुपए साल का जो कमाता है, उसको अगर समझा जाए कि ये गरीब नहीं है बल्कि अमीर है, तो वहाँ जो 22 लाख कमाता होगा उसको आपने रिलीफ दे दिया, तो कौन सा तीर मार लिया? ठीक है ना। तो फिर वो आम आदमी का बजट या मिडिल क्लास का बजट तो ना हुआ ना। तो जो रिलीफ दिया गया है वो अशराफिया को दिया गया है। बिल्कुल सर, कहा तो यही गया है कि जो बंदा 8,500 रुपए कमा रहा है महाना, वो गरीबों में शामिल नहीं होगा, वो गरीब जी नहीं है। जी जी, तो उस हिसाब से देखें ना, 12 महीने के तकरीबन 96 1 लाख रुपए आप लगा लें, तो साल का जो 1 लाख रुपए कमा रहा है वो, उसको कोई रिलीफ नहीं है। जो 22 लाख रुपए साल के कमा रहा है उसको आप रिलीफ दे रहे हैं। तो ठीक है, 22 लाख कमाने वाला भी बहुत ज्यादा मैं नहीं कहता कि हाई फाई होगा, ठीक है, वो भी एक नॉर्मल 1,90,000 जिसकी महाना आमदनी है, उसको रिलीफ दिया। लेकिन इससे इससे जो इफेक्ट लेकिन सर, होगा वो अगर हम सिर्फ और सिर्फ, कंपैरिजन करें ना कि जो आदमी बिल्कुल दिन का 1,000 रुपया भी नहीं कमा रहा है, उससे अगर हम ठीक है, कंपैरिजन करें तो 22 लाख वाला बहुत अच्छा है उसके सामने। बिल्कुल बिल्कुल। तो आम आदमी की मैं इसीलिए बात कर रहा था। इसी तरीके से आप देखें जी, जो ऑनलाइन पेमेंट्स करते थे वो भी फॉरेन में, यानी बैरून मुल्क क्रेडिट कार्ड से, उनका टैक्स जो है इन्होंने 5% से कम करके 0.5% कर दिया है। जो बिजनेस क्लास में सफर करते थे उनकी विद होल्डिंग जो है वो इन्होंने कम कर दी है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी है। या इसके साथ साथ जो है वो जो जो रियल इस्टेट वाले जो थे, जो प्रॉपर्टी माफिया, आपको पता है, उनको जो है वो रिलीफ दे दिया कि जी फाइल वाइल या आपने ट्रांसफर करवाने तो करवाएं, उनको विद होल्डिंग टैक्स में रिलीफ दिया गया है। तो देयर इज नथिंग फॉर जनरल पब्लिक, ऑल दो के कोई सख्ती भी ज्यादा नहीं की गई, लेकिन रिलीफ चूंकि नहीं मिला जो एक्सपेक्टेड था, इसलिए जो है ना वो बड़ा, मैं सर, इसको आपका मायूस कहना यही है कि ये बजट जो है ये अवाम दोस्त बजट तो नहीं है, क्योंकि गरीबों के लिए इसमें कोई भी ऐसे फायदेमंद चीज सामने नहीं आई है। क्या लग रहा है, बिल्कुल हुकूमती अखराजात आपको इसमें कम होते हुए नजर आए? नहीं नहीं, हुकूमती अखराजात कम करेंगे तो ये मतलब वैसे खुद क्या करेंगे फिर? असल तो इन लोगों का काम ही सारा हुकूमती अखराजात पे चलता है ना। तो अब मसलन अब आप ये देखें, इसमें जो इन्होंने पब्लिक सेक्टर जो एक्सपेंडिचर था उसमें 1 रुपए का इजाफा नहीं किया, ठीक है ना। जी। और अपने जो अखराजात हैं जिसे सिविल एक्सपेंडिचर कहते हैं, वो 971 अरब रुपए था पिछले साल, उसको जो है ना उसमें 100 अरब रुपए का इजाफा करके उसको 1,071 अरब कर लिए। अब जाहिर है इससे जो है वो तनख्वाहें बढ़ेंगी, इनकी इनकी मराहत बढ़ेंगी, ट्रैवलिंग बढ़ेगी, रेनोवेशन के काम होंगे, स्विमिंग पूल्स बनेंगे। तो ये उसके लिए उन्होंने 100 अरब रुपए रखा है। और जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उसको जो है इन्होंने 1 रुपया उसमें नहीं बढ़ाया। इसी तरीके से जो सब्सिडीज लास्ट टाइम 1186 अरब रुपए की दी गई थी, वो उसको कम करके इन्होंने 1,091 अरब रुपए कर दिया है। तो ये इस किस्म की चीजें हैं। टैक्स में डेफिनेटली इजाफा किया गया है। तकरीबन लास्ट टाइम जो है वो 13,000 अरब का जो टारगेट था उसको बढ़ा के 15,200 अरब रुपए पे ले गए हैं। तो डेफिनेटली इससे जो है वो आम आवाम की ही जेब से निकाला जाएगा। अशराफिया, कार्टेल्स, माफिया, वो तो इस किस्म का कोई टैक्स जो है वो देने की पोजीशन में नहीं है, ना वो देते हैं। बिल्कुल। तो ये सिलसिला है। सर, अगर कंपैरिजन किया जाए पिछले 2 बजट से, तो उसके मुताबिक भी आपको नहीं लगता कि ये बजट कदरे हद बेहतर है?
तो ये पिछले अगर बजट का मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि अगर पिछले 2 बजट के साथ मवाजना किया जाए तो उससे तो बहरहाल मैं ये कहूँगा कि बेहतर है, क्योंकि इसमें मजीद जो है वो टैक्सेस नहीं लगाए गए, सुपर टैक्स में रिलीफ दिया गया है। ठीक है, 500 करोड़ से ऊपर जो कमा रहा है तो उसका जो है वो उसको रिलीफ की जरूरत है या नहीं है वो एक अलग बात है। लेकिन चलें, सुपर टैक्स में इन्होंने कमी कर दी, इन्होंने जो है वो इसके अलावा जो मैं चेक भी साथ साथ करता जा रहा हूँ। अभी प्रॉपर्टी की जो परचेज है, मतलब पहले प्रॉपर्टी परचेज करता था उसका 2.5% टैक्स होता था, सही। उसको 1.25 पे ले आए हैं। जो सेल करता था उसका 5.5% डिडक्ट होता था, तो उसको भी कम करके 2.75 कर दिया है। हाँ, आईटी एक्सपोर्ट्स का नो डाउट उसके ऊपर जो है वो 0.25% का जो टैक्स रिजीम था FTR, उसको जो है वो इन्होंने डेट को एक्सटेंड कर दिया। तो ये मतलब आईटी सेक्टर को थोड़ा सा लग रहा है कि इन्होंने वो रिलीफ देने की कोशिश की और देना भी चाहिए। 4.5 बिलियन तक हमारी जो एक्सपोर्ट्स आईटी की हो गई हैं और इंशाल्लाह अगले साल इसमें अगर हुकूमत देती है इनको सब्सिडीज वगैरह या मराज वगैरह, तो डेफिनेटली दे विल अर्न नॉट ओनली फॉरेन रेवेन्यू फॉर द कंट्री, और जीडीपी ग्रोथ में भी डेफिनेटली ये हमारे इजाफा कर रहे होंगे। ठीक है, अकमल साहब हमारे साथ रहेगा। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन इरफान हैदर ने। इरफान, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं आपसे भी यही जानना चाहूँगी कि अभी आपने बजट सुना जो मोहम्मद औरंगजेब वफाकी वज़ीर ख़जाना की जानिब से पेश किया गया, क्या लग रहा है आपको, कैसे देख रहे हैं आप इस बजट को? बहुत शुक्रिया अलीशा। बजट देखिए को बहुत आइडियल नहीं है। जैसे अकमल साहब फरमा रहे हैं, ज़ाहिर माहिर मईशत हैं, हमसे बेहतर जानते हैं। आइडियल इस वक्त सूरत हाल भी पाकिस्तान की नहीं है। अगर बजट अच्छा नहीं है तो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल भी अच्छी नहीं है। पिछले 4 सालों से हम देख रहे हैं कि खारजी महाज पे हम देख रहे हैं बड़ी कामयाबियाँ हासिल की इस मौजूदा हुकूमत ने। फिर हमने देखा कि जब पाकिस्तान को भारत जैसे अजली दुश्मन का सामना था, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। ये सारी चीजें अपनी जगह, ये कामयाबियां, इनका इनकार मुमकिन नहीं है, बिल्कुल कामयाबियां हैं ये। लेकिन माशी तौर पर कोई बड़ा रिलीफ देने में हुकूमत गुज़श्ता 4-4.5 साल से, और जब से ये 8 फरवरी का इलेक्शन के बाद ये हुकूमत वजूद में आई है, तो इसने कोई बड़ा रिलीफ देने में नाकाम रहे हैं। हाँ, अलबत्ता इस सिचुएशन में इससे बेहतर बजट हो नहीं सकता था, ये भी एक हम कहें कि हकीकत है। इससे बेहतर और क्या हो सकता था, ये माहिर मईशत जो हमारे साथ आते रहेंगे उनसे हम मजीद जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो सैलरीज क्लास है उस पे उसका थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है कि पहले वो 3.5 लाख से ही वो टैक्स के रेशो जो है वो स्टार्ट हो जाता था, वो 5.5 लाख तक ले गए हैं। इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। पंजाब का जो डेवलपिंग बजट है उसमें कट लगाया गया है, दीगर सूबों में नहीं लगाया गया। ये एक अहम बात है कि अब अगले 1 साल में क्या डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो पंजाब हुकूमत अनाउंस करती है वो कर पाएगी, उन्हें कंटिन्यू कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। फिर हम देखते हैं कि वफाक के पास चूंकि पैसा कम होता है तो फिर वो पहले तो ये बातें सामने आ रही थी ना कि एनएफसी पे शायद कट लग जाए, लेकिन जाहिर है उसके लिए भी आपको 28वीं तरमीम करना पड़ती है। वो 28वीं तरमीम बजट से पहले नहीं हो सकी तो वो भी मुमकिन नहीं हुआ। फिर ये कहा जा रहा था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसे शायद सूबों को मुंतकिल किया जाए। तो इन सब के लिए 28वीं तरमीम, आईनी तरमीम की ज़रूरत है, जो कि बजट से पहले नहीं हुई। अफवाहें उड़ाई गई कि बजट से पहले होगी, लेकिन क्यों हुकूमत ने रोक ली, बातें कितनी सदाकत थी ये तो वही जानते हैं। लेकिन अब ये भी देखना होगा कि सक्खर से जो हैदराबाद मोटरवे की बातें हैं उसके कहा जाता है कि अप्रूव भी हो चुका है। अब उसके लिए फंड्स कैसे हुकूमत मैनेज करेगी, वफाक मैनेज करेगा, यही बताया गया था हमें। और सूबे उसमें कितना ताउन कर सकते हैं, वो करेंगे नहीं करेंगे। ये चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं कि डेवलपमेंट के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से कुछ को खातिर ख्वाह अगले 1 साल में हम नहीं देख सकेंगे, क्योंकि पंजाब ने पहले ही अपना बहुत सारा डेवलपमेंट का बजट है जो सरेंडर कर दिया है वफाक के लिए। तो अब देखना यह है कि आगे चल के होता क्या है और सूरत हाल क्या बनती है। लेकिन साथ साथ ये भी एक हकीकत है, इस वक्त कोई भी हुकूमत होती, चाहे वो माजी की हुकूमतें होती या ये जिसे हम इत्तेहादी हुकूमत कहते हैं ये है, तो इससे बेहतर ऑप्शन भी नहीं था। कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसमें हम रद्दबदल कर सकते थे। टैक्सेस के हवाले से दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ FBR को बाकायदा एक जो है वो
टारगेट दिया जाता है कि आपने इतना टैक्स वसूल करना है। दुनिया भर में ऐसा नहीं होता। टैक्स एफईआर जो है वो दुनिया भर के जो इदारे हैं वो खुद टैक्स वसूल करते हैं और अपने उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में चूंकि ताकतवरों से, बड़े जो ताजिर हैं उनसे उस तरह टैक्स नहीं लिया जाता। सैलरीज क्लास सबसे ज्यादा टैक्स देती है पाकिस्तान के अंदर। बदकिस्मती से अलीशा, मैं और आप टैक्स देते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो टैक्स नहीं देते और इस पे बाकायदा एफबीआर पे प्रेशर डाला जाता है कि आपने ये टारगेट अचीव करना है। जाहिर है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो कहते हैं हाँ ठीक है हम करेंगे, लेकिन वो हर साल नहीं हो पाता। पिछले 10 से 15 साल के आप बजट देख लें, किसी भी हुकूमत के दौरान क्या कोई जो टैक्स बजट के हवाले से जो टारगेट दिया गया था वो अचीव हुआ? नहीं हुआ। इस दफा भी नहीं लगता कि होगा। हाँ, अलबत्ता जो मिडिल ईस्ट की सूरत हाल है, अमेरिका, ईरान, इजराइल की जंग के बाद, उससे धचका जरूर लगा है पाकिस्तान की मईशत को। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी जिसकी वजह से हर चीज महंगी हो गई, जिससे एक आम आदमी उससे मुतासिर हुआ है। अगर ये जंग ना होती तो शायद सूरत हाल कुछ बेहतर होती। और इंपोर्ट के हवाले से अगर हम कहें और एक्सपोर्ट के हवाले से तो रेमिटेंस एक वाहिद हमारे पास डॉलर आने का पाकिस्तान के अंदर वाहिद जरिया है जिसकी जो हर साल तादाद में है या रकम में है इजाफा हो रहा है और ये एक खुशाइंद है। गो के रेमिटेंस के ऊपर मईशतें डिपेंड नहीं करती, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के हालात जो हैं तो उसमें एक बड़ी मदद हमें इस तरह मिल रही है कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी मुकीम है वो जब पैसा पाकिस्तान को भेजते हैं तो डॉलर पाकिस्तान में आता है, जिसकी वजह से हमने देखा कि उसमें मजीद इजाफा भी हो रहा है हर साल, जिसकी वजह से डॉलर अगर बहुत अच्छी पाकिस्तान के अंदर पोजीशन में नहीं है तो कम से कम मुस्तहकम है पिछले 2 साल से। तो ये एक कामयाबी है। इसके अलावा हम एक्सपोर्ट कोई बड़ी बढ़ाने में कोई गारमेंट्स के एक्सपोर्ट हमने इंप्रूव कर ली हो, कोई हमने यहाँ पे कोई जदीद चीजें ऐसे बनाने की कोशिश की हो तो उसमें हम नाकाम दिखाई देते हैं। बिल्कुल, हम इस पे भी डिस्कस करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद ताहिर आजरी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपने बजट सुना कि जिस तरीके से बजट पेश किया गया, कहा यह जा रहा है कि ये आवाम दोस्त बजट नहीं है। ये भी कहा गया कि जो 8,500 रुपये कमा रहा है वो गरीबों में काउंट नहीं होगा, उसका शुमार गरीबों में नहीं किया जाएगा। कैसे देख रहे हैं आप इस बजट को? आवाम दोस्त नजर आ रहा है आपको ये? जी बिल्कुल, बजट हमने सुना है और बजट को जिस तरीके से हमेशा हम कुछ चीज़ों को क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, वो चलता रहता है। अभी बात हो रही थी रेमिटेंसेस की। देखिए जी, पिछले 1-2 साल में हमने तकरीबन 200 अरब रुपए ओवरसीज पाकिस्तानीज को जो 1% के हिसाब से पे किया है उनके रेमिटेंसेस के चार्जेस के तौर पे, जिससे कि रेमिटेंसेस तकरीबन 600 से 800 बिलियन बढ़ गई हैं। अब बात यह है कि बड़ा इम्पोर्टेंट आपके पास वो है कि इस वक्त हमारे एस्टिमेट के मुताबिक हम तकरीबन 65 बिलियन डॉलर जो है रेमिटेंसेस से ले सकते हैं और उसका तरीका बेसिकली ये है कि 5% आप इनको ओवरसीज पाकिस्तानीज को पर डॉलर 5% आप दें, नॉट इन टर्म्स ऑफ कैश बट इन टर्म्स ऑफ रियल स्टेट प्रॉपर्टी, जो कि कंपनी बना के उसके थ्रू दें ताकि आपका पीएसटीपी का जो इन्वेस्टमेंट है वो लगेगी, वो आप इन्वेस्ट करेंगे और वो ओवरसीज पाकिस्तानीज को एज ए पेंशन के तौर पे आप ट्रांसफर करेंगे। इससे रेमिटेंस 65 बिलियन तक चली जाएगी और फिर उसके बाद ना आपको आईएमएफ की जरूरत होगी, आपका एक्सचेंज रेट 5 से 10% बल्कि 20% इम्प्रूव कर जाएगा, आपके लोन के 20% पेमेंट्स कम हो जाएंगी, आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो तकरीबन 2 से 5% तक बढ़ जाएगी, आपका जीडीपी 1.5% बढ़ जाएगा। तो ये मेजर्स हैं जो कि इकोनॉमिक्स के टेक्निकल मेजर्स हैं जिसके ऊपर कमेटीज बिठा के डिस्कस करना चाहिए। ये रूटीन में बजट दे देना और 2% टैक्स बढ़ा देना, 2% टैक्स कम कर देना, ये कोई कमाल नहीं है। हम पिछले 50 साल से ये काम कर रहे हैं। सही। और कभी कभी आप बैंकर को बिठा देते हैं, कभी आप किसी चार्टर अकाउंटेंट को बिठा देते हैं, कभी किसी सियासतदान को बिठा देते। देखिए, बजट बनाना जो है एक टेक्निकल काम है और उसकी आपके पास सही इकोनॉमिस्ट होनी चाहिए जो फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी को सामने रख कर बनाए बजट। खाली टैक्स बढ़ा देना, घटा देना, ये कोई चीज नहीं है। दूसरी बात बड़ी अहम ये है कि पेट्रोल लेवी इंडिया में 1% से कम है। इजाज़त साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, मैं आप सुन रहा हूं। जी कंटिन्यू कीजिएगा। जी, और बात यह है कि पेट्रोल लेवी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि आम जो बाइकिया है, जो बेचारा
एक दिन में 1,000 रुपए कमाता है, वो तकरीबन 300-400 रुपए पेट्रोल के दे रहा है। मतलब तकरीबन 18 से 20% वो उसकी जो टोटल इनकम है वो पेट्रोल में जा रही। अब उसको अगर आप लेवी कम कर देंगे तो तकरीबन वो जो लेवी में पे कर रहा है, बाकी तो खैर उसको पेट्रोल की कीमत दे रहा है, लेवी में पे कर रहा है। तो लेवी को आप हटाएं बिल्कुल, और लेवी जो है वो कार के साइज के ऊपर लगाएं। आप टोटल अमाउंट 1500 बिलियन इकट्ठा कर लें, वो लेवी से आप करते हैं, जो 10% ऑफ द टोटल आपकी बजट की इनकम है, टैक्स इनकम है। लेकिन आप उसको गाड़ियों के ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगा के करें। अगर प्रोडो है तो प्रोडो पर ज्यादा टैक्स लगाएं, अगर छोटी गाड़ी है कम लगाएं। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट करने से क्या होगा कि गरीब आदमी के ऊपर प्रेशर कम होगा, उसका रोजगार बढ़ेगा, उससे इकोनॉमी ग्रो करेगी। देखिए इकोनॉमी रुक रही है और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रही है, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। आप सिर्फ बजट जो होता है वो कोई टैक्स कलेक्ट करने की मशीन नहीं होता। आपको बेसिकली उसके साथ वो करना पड़ता है, वो आपको सोचना पड़ता है कि इकोनॉमी भी ग्रो करेगी कि नहीं करेगी। तो अच्छा, एजाजी साहब, कथा कलामी की माजरत, हमारी गारमेंट्स जो है एक बड़ी एक्सपोर्ट का जरिया हुआ करते थे। मुशर्रफ दौर में वो डिक्लाइन हो गया, फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उसमें एक दफा फिर हमने देखा कि 31 से 32 अरब डॉलर तक गारमेंट्स चली गई थी। ये भी एक अहम वजह है कि हम अपनी एक्सपोर्ट उस तरह नहीं बढ़ा पा रहे। गो कि अब रुझान जो है गारमेंट से ज्यादा आईटी की तरफ चला गया है। एक अच्छी चीज है, नौजवान इससे डॉलर पाकिस्तान में लाने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन गारमेंट्स भी दुनिया भर की जरूरत है और पाकिस्तान में जाहिर है उसकी तैयारी लेबर जो है दुनिया भर से कम है। तो हम इसको अगर थोड़ी सी और तवज्जो दें तो हम बेहतर कर सकते हैं, इसे 50 अरब डॉलर तक भी ले जाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखें, आप बात फिर वहीं आ जाती है। आप अभी जाइए सिंध में, इस वक्त आम एक्सपोर्ट करने का बेहतरीन वक्त है जी। दुनिया में आम की, मैं अमेरिका में बैठा हूँ, यहाँ पाकिस्तानी आम जो है नायाब है। एक आम 5-5, 10-10 डॉलर रुपए का मिलता है, राइट। जो वहां पर आप किलो भी जो है वो $1 का से भी कम होता है। बात यह है कि आप जब जाएंगे ना एक्सपोर्टर के पास, तो वो आपको जो कस्टम की और एफबीआर की कहानियां सुनाएगा ना, वो आम एयरपोर्ट पे गल जाता है, वो रिश्वत के बगैर नहीं जाता। आप अपनी मैनेजमेंट को ठीक करें। ये आईटी जो है, आईटी दुनिया में, अगर इंडिया जो है 120 बिलियन डॉलर कमा रहा है आईटी से, और पाकिस्तान 3 बिलियन से, और जो पाकिस्तान का अच्छा आईटी की कंपनी है वो दुबई चली जाती है, क्योंकि आप इतना तंग करते हैं। मेरा बरखुरदार खुद आईटी की कंपनी चला रहा था इस्लामाबाद में, वो भाग के अमेरिका आ गया। देखिए जी, वो अंदर की स्टोरी बताता हूँ कि कितनी मुसीबत है उनको, फाइनेंशियल उसको ट्रांसफर करने के लिए पैसे नहीं आते, आपको सैलरीज देनी होती है, ये बैठे होती है उसके ऊपर चार्जेस लगा रहे होते हैं वगैरह वगैरह। तो कहने का मकसद ये कि इट्स नॉट अ रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज द प्रैक्टिस मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट जो कि एक्सपोर्ट नहीं बढ़ने देती। आपका टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने के लिए जाता है, 8% तो सीधा सीधा उसके ऊपर वो कस्टम वाले उस पर रिश्वत ले लेते हैं। तो आप जरा उस पर चेक करें ना, आप उसके, अगर गवर्नमेंट चाहती है करना तो पहले उस अदारे को साफ करें, जो अदारा जो है एक्सपोर्ट की राह में रुकावट बना हुआ है। करप्शन इज अ बिग प्रॉब्लम, करप्शन इज अ बिग प्रॉब्लम। आपके कस्टम में जितनी करप्शन है उस तरह एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। अगर किसी के पास 15% मार्जिन बन रहा है किसी एक्सपोर्ट से, और 8-9% वो दे देगा वहां एयरपोर्ट पे या शिप पोर्ट पे, तो वो क्या 4% के लिए या 6% के लिए वो दौड़ भाग करेगा। यहाँ पर प्रॉब्लम है। आपकी हर चीज एक्सपोर्ट हो सकती है, लेकिन अगर आपका वो कस्टम वाला जो है ना वो रिश्वत लेना बंद कर दे। और ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से आपका क्या कहेंगे, क्योंकि इसकी रकम जो है बढ़ती बढ़ती अब 7 खरब से तजावुज कर चुकी है, और ये भी एक तजवीज़ थी कि सूबों को मुंतकिल कर दिया जाए। तो इस तरह अगर हम लोगों को घर बिठा के उन्हें पैसे देते रहेंगे, कुछ तो ठीक है, कोई हैंडीकैप है, कोई माजूर है तो समझ में आता है, लेकिन क्या ये रविश दुरुस्त है? इस तरह आगे पाकिस्तान चल पाएगा या इसे मुस्तकबिल में खत्म करना पड़ेगा, आपको लगता है? देखिए जी, ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इसके 2-3 इम्पोर्टेंट हिस्से। एक हिस्सा ये है कि तकरीबन 15 से 20% वाकई वो लोग हैं जो बेवाएं हैं, जो हैंडीकैप हैं, जो बेचारे प्रिविलेज नहीं है, उनको तो आपको भाड़ा देना चाहिए। और वो प्रीवियसली आपका वो क्या था, होता था, मिनिस्ट्री भी एक होती थी जो करती थी, और अभी भी करती है वो क्या नाम है, वो तो बहुत जरूरी है। इशू ये है कि इसके बाद जो है ना, अब गवर्नमेंट ने पिछले 2-3 साल में एक चीज बड़ी अच्छी की है कि उन्होंने एजुकेशन के साथ उसको लिंक अप किया है कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके फैमिलीज को पैसे मिल रहे हैं। ये बढ़ाना चाहिए।
वोकेशनल ट्रेनिंग को इसके साथ लिंक अप करना चाहिए। वैसे अदरवाइज जो है ना, इसमें काफी करप्शन की गुंजाइश है और करप्शन होती है। तो इस वजह से जो गवर्नमेंट ने किया है कि एजुकेशन के साथ लिंक किया, वो बहुत अच्छा है कि जो बच्चे स्कूल जाएंगे उनके पेरेंट्स को मिलेंगे पैसे, जो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे उनके पेरेंट्स को नहीं मिलेंगे। इस तरीके से वोकेशनल एजुकेशन की फैसिलिटीज को शुरू की है बेनजीर का प्रोग्राम ने, मुझे मालूम नहीं कि अप टू डेट क्या है उसका, लेकिन वो शुरू किया कि टेक्निकल एजुकेशन हासिल करने वालों को तो आप पैसे देंगे, एजुकेशन की फीस भी देंगे, लेकिन जो नहीं होगा, जो नहीं पढ़ेगा, उसको नहीं मिलेगा। और एनएफसी अवार्ड सर समझते हैं इसी तरह कंटिन्यू कर पाएगा वफाक मुस्तकबिल में? देखिए, एनएफसी अवार्ड का जो बुनियादी प्रॉब्लम है वो बेसिकली ये है कि जब ये 2014 में अमेंडमेंट हुई थी तो उस वक्त वहाँ पर बैठे हुए जो लोग थे उनमें ऐसे इकोनॉमिस्ट या ऐसे वो स्ट्रेटेजिस्ट नहीं थे जो कि उनको बता सकते कि 5 साल बाद क्या होगा और 20 साल बाद क्या होगा। और जब हुआ है तो अब वो मुड़ के पूछ रहे हैं, जिस तरह के आईपीपीज के साथ हुआ है कि जब एग्रीमेंट हो रहा था तो किसी टेक्निकल बंदे ने या किसी एक्सपर्ट ने नहीं देखा कि 10 साल बाद क्या होगा, 15 साल बाद क्या होगा। हमारे सारे मसाइल का हल यही प्रॉब्लम है कि जो भी डिसीजन होते हैं वो इंस्टेंटली कोई ना कोई गवर्नमेंट समझ आराम से बैठ के कहते हैं हाँ जी बिल्कुल ठीक है कर देते हैं। सर इस पे चेक एंड बैलेंस भी तो नहीं है ना कि एनएफसी जो सूबों को मुंतकिल हुआ है कि सूबे उसका ऑडिट तो दें कम से कम वफाक को कि हमने कहाँ खर्च किए। वो एक देखिए ना, वो सारी चीजें इकट्ठी। पहली बात तो ये कि ये मुझे एक बात बताएं कि दुनिया सारी डिजिटाइज हो गई है, हमारा ये जो फंड ट्रांसफर है ये क्यों नहीं डिजिटल होता? क्योंकि ये करप्शन की वजह से गवर्नमेंट सर्वेंट करता है। मैं इस वजह से कहता हूँ कि आपने जो अंग्रेज से सिविल सर्विस इनहेरिट किया है इसको रिफॉर्म कीजिए, इनको ट्रेन कीजिए, इनको पीएचडी पढ़ाइए, इनका जो सीएसएस के एग्जाम है उसमें से वहां से आप फिल्टर करें, इनको एक्सपर्ट्स लेकर आए ताकि सिस्टम को एक्सपर्ट्स चलाते होते हैं, सिस्टम को जर्नलिस्ट नहीं चला सकते। अब बात ये कि जो आपका ये ना ये प्रोमिसेस को देते हैं, अब प्रोमिसेस को देने का बेसिकली एक निजाम किया गया था वेटेज, जिसमें एक बहुत बड़ी गलत किस्म की एक चीज हो गई है ओवर टाइम। कुछ इकोनॉमिस्ट आज बड़े क्लियरली कह रहे हैं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन 24 करोड़ नहीं है, 17 करोड़ है। वजह क्या है कि जब आप राशन कार्ड बनाने जाते हैं वो कहते हैं आपके घर में कितने बंदे हैं, आप कहते हैं जी मेरे घर में हैं तो 5 बंदे, लेकिन लिख दे 12 बंदे क्योंकि ज्यादा राशन मिलेगा। इसी तरीके से आपके प्रोमिसेस ने भी आप पॉपुलेशन जो है अपनी हाई प्रोजेक्ट की हुई है क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन में ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो इसको ठीक करने की वाली बात है, इसको पॉपुलेशन से हटाना चाहिए, इसको दूसरे रिसोर्सेज के साथ लिंक अप करना चाहिए ताकि ये फंड जो है ना सही तरीके से हो सके, फोकस कर सके। नंबर 2 ये है कि इन फंड्स देते वक्त जो है ना इसका एक प्रॉपर ऑडिट जो है एवरीडे का ऑडिट होना चाहिए, नहीं कि 5 साल बाद ऑडिट होगा। अब वो डिजिटल ऑडिट होना चाहिए, एक पैसा जाते हुए ऑडिट होना चाहिए किधर जा रहा है, कैसे जा रहा है। वो अभी हमारे पास सिस्टम ही कोई नहीं है। तो प्रोमिसेस को हमने बेसिकली इंडिपेंडेंट छोड़ दिया है। इस तरीके से नहीं होता, जब अगर फेडरल गवर्नमेंट पैसे दे रही है तो फेडरल गवर्नमेंट के पास पूरा राइट है कि पूछे वो पैसे लगे कहां पर। तो उसका ऑडिट करने के लिए डिजिटाइज करना जो है ना वो गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट इसके ऊपर प्रायोरिटी के ऊपर काम करे और 1 साल के अंदर सबको डिजिटाइज करे। अगला बजट जो है ना वो पूरा डिजिटाइज होना चाहिए। सही। ऑल्दो सर ये बजट को देख के तो यही लग रहा है कि इकोनॉमी हमारी इतनी कोई स्टेबल नहीं है। आगे क्या लगता है इस बजट के बाद आइंदा जो बजट्स आएंगे उसमें कोई रिलीफ मिल सकेगा या फिर अभी इसी साल इसी 2026-27 के बीच में हुकूमत की जानिब से आवाम को कोई ऐसा रिलीफ दिया जाएगा या रिलीफ स्टेप लिया जाएगा? देखिए, रिलीफ तो गवर्नमेंट तब देगी जबकि गवर्नमेंट के पास इनकम होगी। गवर्नमेंट अभी भी जो शो कर रही है वो जहां तक मेरा अंदाजा है वो ज्यादा शो कर रही है इनकम, जबकि इनकम इतनी नहीं होती। पिछले साल भी अपने टारगेट जो अर्निंग रेवेन्यू के जो टारगेट से वो पूरे नहीं कर सकी। तो रिलीफ देने की तो बात नहीं है। बात सारी ये है कि गवर्नमेंट कौन सा ऐसा इनिशिएटिव लेती है जिससे गवर्नमेंट की इनकम बढ़ती है। जैसे मैंने रेमिटेंसेस की बात की है, अगर रेमिटेंसेस का इस किस्म का एक फार्मूला बनाया जाए, रेमिटेंस बढ़ने से आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की इश्यू ठीक हो जाएगा तो आपके बहुत से खर्चे घट जाएंगे। इसी तरीके से गवर्नमेंट को सीरियसली बैठ के सोचना चाहिए कि वो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं या कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर इन्वेस्ट करने से शॉर्ट टर्म के अंदर रिटर्न्स आ सकते हैं और गवर्नमेंट की इनकम बढ़ सकती है। खाली टैक्सेशन देखें, टैक्सेशन किस पे लगाएं? जब तक लोगों के पास पैसे नहीं होगा तो इनकम कहां से आएगी, इनकम नहीं होगी तो टैक्स कहां से आएगा। इस वजह से इनकम बढ़ाना जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर गवर्नमेंट अभी तक काफी नाकाम चली आ रही। आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, ये जो कैश पेमेंट का सिलसिला है पाकिस्तान के अंदर, जो छोटे ताजिर हैं, दुकानदार हैं,
इनको कैसे लाया जा सकता है टैक्स नेट में? और इसके लिए कोई अमली इकदाम जब भी करने की कोशिश की जाती है, ताजिर एहतजाज कर देते हैं, मानने से इनकार कर देते हैं, माजी में हमने देखा, तो ये नहीं हो पाता। कहा जाता है कि एक बड़ा जो सर्कुलेशन है रुपयों की, पैसों की, वो पाकिस्तान के अंदर टैक्स नेट में ही मौजूद नहीं है। तो ये एक बड़ी नाकामी नहीं है, आप समझते हैं FBR की? देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अच्छा निज़ाम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। वो निज़ाम है मोबाइल फ़ोन से पेमेंट करने का, राइट? इजी पैसा से पेमेंट करने का। पहली बात तो ये कि इजी पैसा की जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा हैं, इसको कम करने वाली बात है। और दूसरी बात बेसिकली ये है कि हम बहुत सी जगह के ऊपर, हम अगर हुकूमत चाहे तो मतलब ये समझे कि आपने मछली खरीदनी है तो वहां भी आप इसको मोबाइल फोन को यूज कर सकते हैं। तो डिजिटल इकोनॉमी तो आपके हाथ में है, सिर्फ आपको चलाना आना चाहिए। गवर्नमेंट की नालायकी को अब मैं किधर से पकड़ूं? गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर आईटी का नाम स्पेलिंग बताने वाले नहीं है। आपका कौन सा फेडरल सेक्रेटरी है जिसने कंप्यूटर साइंस का कोर्स किया होगा? आपका कौन सा डिप्टी सेक्रेटरी है जिसको कंप्यूटर साइंस का पता? वो सारे क्लर्कों से काम करवाते हैं। तो देखें, अगर आपकी डिजिटल इकोनॉमी होगी तो इस वक्त आपको मैनेज करना बहुत आसान है। आप कह सकते हैं कि 10 रुपए से या 100 रुपए से ऊपर की चीज जो होगी वो सारी मोबाइल फोन पे होगी। बहुत सीधी सी बात है, मोबाइल फोन हर एक के पास है, इजी पैसे का अकाउंट हर एक के पास है। आप जाएं, आप 100 रुपए के ऊपर जो भी चीज है वो डिजिटल करें, गवर्नमेंट के ऊपर कंप्लीट रिकॉर्ड आ जाएगा कि कौन सा दुकानदार कितनी सेल कर रहा है। बात खत्म हो गई। तो ये तो सिस्टम बनाने वाली बात है ना। आपको मैनेजर्स चाहिए, अच्छे मैनेजर्स चाहिए, आपको कोई और नंबर्स नहीं चाहिए। ठीक है सर, आई गॉट योर पॉइंट। माहिर मईशत सैयद ताहिर और चौधरी अकमल साहब, साथ ही साथ सीनियर एंकर पर्सन इरफान हैदर भी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि 2026-27 का जो बजट पेश किया गया है उसके हवाले से तफसीलात हमसे शेयर भी, इस बारे में डिस्कस भी कर रहे थे कि ये आवाम दोस्त बजट होगा या नहीं, आवाम पर कितना बोझ डाला जाएगा, सैलरी क्लास पर कितना बोझ डाला गया है, और आगे जो हुकूमती अखराजात हैं इसमें भी हमें कोई खातिर ख्वाह कमी आती हुई नज़र नहीं आई है। आगे मुस्तकबिल में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।